आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे दरमियान हमारे वक्त की एक बेहतरीन शायरा जो अपनी शायरी के हवाले से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि गैर ममालिक में भी अपनी एक अलहदा पहचान रखती हैं, वो मौजूद हैं। हम ये सिलसिला इसी तरह आगे भी जारी रखेंगे और लगातार और शायरों को हम यहाँ पर ख़ास मुलाकात में दावत देंगे ताकि हमारा जो न्यूज़ 18 उर्दू चैनल है वो उर्दू के हवाले से आप तक पहुँच सके और ये शायर जो हैं ये उर्दू को लेकर दूर दूर तक जाते हैं, उर्दू की नई नई बस्तियों तक पहुंचते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं अना दहलवी साहिबा, हम आपका खैर मकदम करते हैं। अना जी, उर्दू के हवाले से जब आप शायरी करती हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है और या क्या आपकी पहचान को कितनी मजबूती मिलती है जो हिंदी में अगर आप शायरी कर रही होती तो शायद नहीं मिलती? मैं दोनों ज़बानों को तरजीह देती हूँ। हमारे देश की ज़बानें हैं और मैं दोनों से मोहब्बत है मुझे अपनी ज़बान से। और उर्दू में अगर मैं अच्छी शायरा हूँ या नहीं ये तो आवाम तय करेगी। मैं नहीं कहती अपने मुंह से कि मैं बहुत अच्छी शायरा हूँ। हाँ, गज़ल की शायरा हूँ। हिंदी में अगर गज़ल कह रही होती तो हो सकता है कि ऐसी ही गज़ल कह रही होती। और आप उर्दू और हिंदी के दरमियान की जो दूरी को उसको भी पाटना चाहती हैं। आपके बहुत से शेर हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरी जो शनाख्त उर्दू के हवाले से नहीं है, उर्दू के मंचों के हवाले से नहीं है। मेरी दोनों जगह पे पहचान है और दोनों ही जगह बहुत मुझे पसंद किया जाता है। फ़र्क इतना है कि मुशायरे में फरमाइश पे गीत पढ़ती हूँ, कवि सम्मेलन में ख़ास करके गीत पढ़े जाते हैं इसलिए पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से अभी तक जो भी शायरी की है आसान ज़बान में शायरी की है, उसकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का बहुत मौका मिला। और मैं इंडिया से लेके अमेरिका तक जो गई, बाहर तक, उसकी वजह भी यही है। जो शायरात होती हैं उनको क्या कुछ परेशानियां दरपेश होती हैं, ख़ास तौर से जब वो मुशायरों के लिए उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो उस तरीके से कुछ आपको महसूस होता है कि एक शायरी करना फिर मुशायरों की शायरी करना वो कहीं ना कहीं तज़ब्ज़ुब का शिकार करती है? मैं शुरुआती दौर में तो हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। जो शुरुआती दौर था वो मेरा बचपना था। जब मैं आई थी मेरी उम्र लगभग 12 साल की होगी और 13वें साल में लगी थी जब मैंने पहला स्टेज मुशायरे का ज्वाइन किया था। मुशायरे मेरी कोई शौक़ नहीं है मुशायरा, मुझे विरासत में शायरी मिली हुई है। मेरी माँ भी शेर कहती हैं, मामू भी कहते हैं, घर में कई लोग शेर कहते हैं, मगर ननिहाल साइड में। और मेरे अंकल ने एक शायर थे कमाल जैसी जी और नसीर नादान साहब, उनसे ये कहा कि ये बच्ची जो है ज़रूरतमंद है। मेरे पापा नहीं थे, मेरी माँ मतलब बड़ा भाई नहीं था, माँ मेरी बीमार हो गई। मेरी माँ खुद भी RMP से डॉक्टर थी, बच्चे जैसे तैसे उन्होंने पाले थे। हम 2 बहन भाई हैं। तो ये हुआ कि भाई इसको सुनो, अगर ये किसी काबिल हो तो इसकी घर का ज़रिया बन जाएगा, कुछ घर की रोटी चल जाएगी इसी बहाने। तो मुझे मुशायरे में पहली बार उन्होंने इनवाइट किया और मैं उरई मुशायरा पढ़ने के लिए गई। उस वक्त मुझे 200 रुपये ये सोच के तय किए थे उन्होंने कि वो इसके माँ बाप भी नहीं है। और सन 88 में पहला मुशायरा मैंने पढ़ा। वहाँ जब मैं गई मेरी माँ के साथ गई तो उन्होंने कहा यार माँ भी आई हैं और साथ में सफ़र कर रहा होगा, किराया खर्चा हुआ होगा, तो इनको उन्होंने मुझे 400 रुपये दिए। और मैंने मुशायरे पढ़ना इसलिए शुरू किए कि मेरा घर चल जाए, ज़रूरतें पूरी हो जाए। मुशायरे को मैं बुरा नहीं कहती, मगर कुछ लोगों ने मुशायरे को ख़राब किया। मुशायरा ख़राब नहीं है, अगर आप चाहें तो अच्छी शायरी भी सुना सकते हैं मुशायरे में, मगर क्या है फिर वो आगे बढ़ने के लिए मौका ख़त्म हो जाता है। लोग ये इंतज़ार करते हैं, 4 ताली ज़्यादा बजवाने के चक्कर में वो वक्ती शायरी करने लगते हैं और वो मुशायरे के बाद याद नहीं रहती, वो शायरी है भी नहीं और वो किताब में भी नहीं छप सकती। और मेरे यहाँ माशाल्लाह अल्लाह का करम है, मेरी 4-5 किताबें आ चुकी हैं और उसमें किताबें ही मुझे ज़िंदा रखेंगी। मुझे पता है वो शायरे मुझे ज़िंदा भूल भी जाएंगे, आज हूँ कल मर जाऊँ कोई नहीं पूछेगा, मगर ये पता है मुझे कि मैं किताबों के ज़रिए ज़िंदा रहूँगी। जब आप शेर कहती हैं
तो आपको कोई एक माहौल चाहिए होता है शेर कहने के लिए, या चलते फिरते कभी भी कहीं पे भी, या बहुत सुकून के साथ बैठ के शेर कहने हैं कैसे, या शेर की आमद खुद होती है या मेहनत करनी पड़ती है? अच्छा शेर जब भी होता है जब आमद होती है, और चलते फिरते भी हो जाते हैं शेर। ऐसा नहीं है कि हमें सुकून मिले तभी शेर कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं चल रहे होते हैं, जहन में कुछ भी आ जाता है, वो कुछ देखते माहौल, तब भी शेर हो जाते हैं। एक तो शायर वैसे भी हसास होता है जी उसके बाद एक औरत, जी तो वो तो दुआश्ता मामला हो गया। जो हसासियत अगर देखा जाए तो आपके अंदर जो आपका जहन इतना हसास है और एक खातून होने की हैसियत से और ज़्यादा है, जी। तो क्या आपकी शायरी में वो आज के दौर की ख़वातीन कहीं चलती फिरती दिखाई देती हैं? औरत को औरत की ज़बान में ही शेर कहना चाहिए, कोई भी शायरा हो। मैं उसको मशवरा दे रही हूँ ये, क्योंकि जो शायरी अब जो हो रही है, खैर उस पे तो कमेंट्स नहीं कर सकते, मगर हाँ कुछ शायरात ने बिल्कुल ही बदल के रख दिए, शायरी के मायने ही बदल के रख दिए। शायरात क्या, शायरों ने भी बदल के रख दिए। तो मेरा तो मानना यह है कि अगर कोई शायरा है तो उसे अपने जज्बात, अपनी बात कहनी चाहिए। चलिए नाज़रीन, यह वक्त मुख्तसर वक्फे के, हम वक्फे के बाद लौट कर आते हैं और अन्ना दहलवी साहिबा से उनके अशार भी सुनेंगे और बात करेंगे दिल्ली के अदबी हलक़े की उनसे, और मगर इस मुख्तसर वक्फे के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मोहतरमा अन्ना दहलवी साहिबा, दिल्ली की एक बहुत ही मुमताज़ शायरा, और हम उनसे उनकी शायरी के हवाले से भी बात कर रहे हैं और ज़िंदगी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। दिल्ली जो एक शहर है आलम में इंतखाब, आज आपको वो शहर शायरी के हिसाब से या उर्दू अदब के हिसाब से उसमें कुछ तब्दीलियाँ नज़र आती हैं? मैंने ये देखा कि और जगहों से फिर भी हमारे यहाँ जो दिल्ली में उर्दू को संभाल के बचा के रखा हुआ है। और क्या हो गया है कि मुशायरे को अब लोगों ने ज़रिया बना लिया, ख़ास तौर पे अब ज़्यादा हो गया है। आप देखिए पुराने दौर में जितने भी बड़े बड़े शायर थे, उनके घरों में शायद हो सकता है ढंग के बर्तन भी नहीं होंगे, पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होंगे, मगर आज के दौर में जो शायर है उसके यहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और काफ़ी पैसा लोगों ने कमा रखा है इसी के ज़रिए। और तो शायरी पेशा बन गया अब? शायरी पेशा नहीं बन गया, हाँ, मुशायरों में ये चीज़ को कहा जा सकता है कि मुशायरे को पेशा बना रखा है। बाकी शायरी तो अभी भी आज जो शायरी कर रहे हैं वो किताब में छप रहे हैं, वो शायरी है, उसे शायरी, वही शायरी कही जाएगी। तो मुशायरों की शायरी और ये जो अदब की शायरी वो अलग है, बिल्कुल अलग चीज़ है। और ये अगर कोई शायर ये कहे कि मैं उर्दू अदब की खिदमत कर रहा हूँ या उर्दू की खिदमत कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, कई बड़े शायर ये कहते हैं मैं उर्दू अदब की शायरी के हवाले से मतलब मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ, ये ना, तो मेरे ख्याल में वो सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं आज के दौर में। कोई उर्दू की खिदमत नहीं कर रहा, बल्कि उर्दू हमारी खिदमत कर रही है। क्या बात है, वाह! हम उसकी खा रहे हैं। नहीं, हमने देखा है कि बहुत से शायर इतना फीस, अब मैं बोल दूं उसको, अगर वो इतनी उजरत जो है वो इतनी ज़्यादा मांग लेते हैं कि हैरत होती है। बाकायदा तय करके जाते हैं और कम बढ़ती थोड़े से पैसे के लिए ना बोल देते हैं, वो इतने ज़्यादा नखरे कर। हालांकि तो मुशायरा जो मुशायरे महंगे इसीलिए हो गए, मुशायरे कम भी इसीलिए हुए, और ये हमारे शायरों ने की है। तो मुशायरा मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुशायरा एक तरीके से शो हो गया है। बिल्कुल। अब वो जो है वो एक अदब का स्टेज जो था वो नहीं रहा। अब तो मुशायरा कराने वाले भी मुशायरे को ज़रिया बनाए हुए हैं। बहुत सी ऐसी जगहें मैं बता सकती हूँ, बॉम्बे में भी होते हैं, और बहुत ज़माने से, मैं जब छोटी सी उस ज़माने से शायरात एक मुशायरा हुआ करता था जो धोबी तला घाट पे होता था, समीर फैज़ी कराते थे, नए साल पे होता था 31 में। टिकट से लोग मुशायरा सुनने, नए साल जैसे दिन, पूरा हाल इस कदर खचाखच भरा होता था, बहुत बड़ा उखले प्लेस में है वो हाल, कि उस पे टिकट से लोग मुशायरा सुनने आते थे। और वो भी उन दिनों बॉम्बे में जहाँ नए साल में तो वैसे भी लोग मतलब बहुत शोज होते हैं, हर तरह के प्रोग्राम होते हैं, डांस होता है, अलग, मस्ती, वो छोड़ के मुशायरा सुनने आना ये बड़ी चीज़ थी।
मुशायरे, और अब आजमगढ़ में तो बेपनाह ज़्यादातर मुशायरे जितने भी होते हैं सब टिकट पे होते हैं। और तो ये क्या अच्छी बात है ये कि नहीं? ये उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी थिंकिंग है, उन्होंने उसको ज़रिया बना लिया। उन्होंने अब धीरे धीरे कुछ लोगों ने इस तरीके से, हमारे दिल्ली में भी, मैं नाम नहीं लूँगी, दिल्ली में भी ये हालत है कि आपसे डोनेशन मांगने के ज़रिए वो जगह जगह से पैसा इकट्ठा कर लिया, शायरों को कम पैसे दिए और मुशायरे से पैसे बचाए। बहुत से लोगों ने घर बनाए भी, बच्चों की शादियाँ भी की। तो इससे उर्दू का नुकसान है, ज़बान का नुकसान है, शायरी का देखिए नुकसान है या नहीं है, मगर चले इसी बहाने से ही, इसी ज़रिए से ही मुशायरे हो तो रहे हैं लोगों में। हाँ, मगर एक बहुत ही अजीब सी बात है कि गलती तो हम ही लोगों की सबकी है, हमारे घर वालों की, कि हम अपने बच्चों को ज़रिए की पढ़ाई पढ़ाते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे अंग्रेज़ी मानी जाती है, हम उसे इसलिए पढ़ाते हैं कि वो आगे कहीं बाहर जा सके या बोल सके या आगे बढ़ सके, रोज़गार से जुड़ी हुई है। ये हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, हमारे बड़ों का फ़र्ज़ बनता है। बच्चे को जब हम तहज़ीब सिखा रहे होते हैं या कुछ भी सिखा रहे होते हैं तो उसमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम अंग्रेज़ी, तो हम 5 क्लास क्या उर्दू नहीं सिखा सकते, उन्हें पढ़ा सकते, जिसमें हमें बोलने की तमीज़ और तहज़ीब बच्चे को आ जाए, शीन काफ दुरुस्त हो जाए, जिसमें कि मतलब जो है बहुत से बच्चे शादी को सादी बोलते होंगे, बहुत सारे लोग हैं अपने ही नाम सही नहीं बोलते, हिंदी वालों में जलील हो जाते हैं। हाँ, जलील हो जाते हैं। मेरे भाई की 4 बच्चे हैं और सिर्फ इसी वजह से मेरा भाई अलीगढ़ में जाके रह रहा है। सिर्फ बच्चे मेरे जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले और कुछ वहाँ से वहाँ की तहज़ीब सीखे। हालांकि वहाँ भी हालात काफ़ी बिगड़े हुए से हैं, मगर कम से कम इतना तो है कि वहाँ कुछ उर्दू भी पढ़ रहे हैं और तहज़ीब। अब्दुल्ला में बच्ची पढ़ती है तो उसे तहज़ीब भी है वहाँ निकलने बैठने और कैसे रहना है, तो उर्दू कहीं भी पढ़ाई जा सकती है। तो आपने इस बात को अपने अशार में ढाला, कोई 2 शेर अगर आप पेश करना चाहें। मैंने उर्दू के लिए 2 मिसरे कहे हैं और 2 मिसरे अपने शौरा इकराम के लिए समाअत करें कि लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज़ कागज़ पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब ग़ज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। जब तलक जिंदा हैं गालिब के घराने वाले, और गालिब के घराने वाले के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर इस मुख्तसर वक्फ़े के बाद। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ दाग की दहली की शायरा अनहा दहलवी साहिबा मौजूद हैं। हम उनसे बात कर रहे थे। अनहा दी, एक शायरा के लिए जो नए लोग हैं जो उर्दू में शायरी करना चाहती हों, बच्चियां जो हैं, उनके लिए क्या बातें अहम हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं? पहली बात तो कोई ज़बरदस्ती शायरा बन नहीं सकती। हाँ, थोड़ा बहुत तुकबंदी करती है और मीटर में है और कुछ तख्ती कर लेती, थोड़ा बहुत कह लेती है, तो उसके लिए मशवरा दूंगी कि वो शेर कहने के लिए पहले सबसे ज़्यादा पढ़े, अपने पुराने शोरा इकराम को पढ़े, जो भी अपने जिसको पसंद करती हो, जिसे भी, चाहे वो शायरात को पसंद करती हो तो परवीन शाकिर से लेके जिसको भी, अनहा दहलवी को भी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, मगर जिसको भी वो पसंद करती हो उसे पढ़े। तो मुताला चाहिए, मुशाहिदा चाहिए और बहुत ज़रूरी है, बहुत तजुर्बा। तो देखिए कुछ लोग अपने आप ही बाहर इतना घूमे होते हैं कि वो खुद भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नॉलेज बढ़ती जाती है उनकी और बहुत कुछ वो सीख जाते हैं, मगर ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक हम ये हादसा देखते हैं कि मुशायरों की शायरी के लिए
लोग जो हैं, जो उनका अपना असली रंग है वो धीरे धीरे फरामोश करते चले जाते हैं। जो उनके अंदर एक जोश, जुनून, जो वलवला शुरू में मौजूद रहता है, लेकिन वो जब वो मुशायरों के आदी होते हैं तो फिर वो कहीं पीछे रह जाता है। वजूहत, हाँ, उसकी वजूहत ये है कि आप को चार जो तालियां बजवाने की और दाद ज़्यादा से ज़्यादा लेने की आदत पड़ चुकी है, लालच हो गई है। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दाद के लिए उनके मतलब की शायरी करने लग जाते हैं। और दूसरा ये कि अब ज़रिया बन चुका है मुशायरा लोगों का, तो वो लालच डूबता है कि मतलब जो है हम खुद ही अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, एक और सवाल अक्सर मेरे जहन में आता है। वैसे तो औरत के लिए जीनत जो है बहुत अहम हो जाती है, वो ख़ुद को संवारती है, सजाती है। जी जी जी। लेकिन मुशायरों वगैरह में हमने देखा है शायर तो अपने आप को इतना नहीं सजा कर आते हैं, लेकिन जो जो शायरात हैं उनके लिए थोड़ा सा हमने देखा है उनको बहुत सज संवर कर आना पड़ता है। क्या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है या एक अपना शौक़ ही होता है वो? ये सजना संवरना तो औरत के लिए बनाया गया है मेरे उसका ख्याल में। गहना है। अगर मर्द के लिए तो बनाया नहीं गया कि वो गहने पहने, कि वो मेकअप करे या खूबसूरत बने, तो ये तो सिर्फ औरत के लिए है। तो अगर मुशायरे में शायरा करके आ रही है तो वो भी औरत ही है। आज के दौर में औरत किस तरीके की परेशानियों से जूझ रही है? एक शायरा की हैसियत से, एक हसास ज़हन की हैसियत से आप उसको कैसे महसूस करती हैं जो आज के दौर की औरत है? जैसे हम कभी निर्भया कांड हो जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें देखते हैं जिसमें अब यह है कि रिश्तों का जो विकार इतना मजरू हो रहा है कि ऐसे ऐसे रिश्ते जो हैं वो ज़्यादती करते हुए दिखाई देते हैं बच्चियों के साथ। वो पहले कभी सुनते थे कि भूत और जिन से डरती थी, अब इंसान से डरती है और मर्दों से डरती है औरत। इसलिए डरती, हालांकि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, सारे मर्द ख़राब नहीं होते। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है और हम जिस सदी में जी रहे हैं, जिस दौर में जी रहे हैं, ये तो आपको भी पता है कि मतलब जो है हमारे किताबों में लिखा गया है कि आने वाले वक्तों में, जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि क़यामत करीब है और हालात इससे ज़्यादा बद से बदतर होने वाले हैं। आपको क्या महसूस होता है कि आने वाला वक्त किस तरीके से औरतों के लिए खूबसूरत हो सकता है? मेरे ख्याल में ये खूबसूरत तो जब भी हो सकता है जब हम सब मिलके ही अपने आप को एकजा करेंगे। और मेरे ख्याल में मर्द ज़ात खुद ही मर्द के साथ सख्त पेश आए और हमारे देश का कानून भी इतना सख्त बनाया जाए जिससे मतलब जो है वो कभी ये करते हुए थर्राए कि ऐसा कांप जाए कि हमें ऐसा नहीं करना है, जैसे कि सऊदी में होता है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में भी कानून ऐसा ही होना चाहिए। अगर कानून हमारे यहाँ का थोड़ा सही हो जाए, इंसाफ हो और थोड़ा तेज रफ्तारी के साथ हो। और मेरा ये कहना है कि सरकार में बैठे कोई भी मगर अच्छे काम करे तो हमारे लिए वही अच्छा है। तो एक औरत के एहसास को आपने अपने गीत में या किसी गज़ल में ढाला है कभी? गज़ल सुनाती है शायद अक्सर करके, मुशायरे में बहुत कम हिम्मत कर पाती पढ़ने की, मगर आपके सामने तो जसारत कर सकती हूँ। लोग सुन रहे होंगे, नहीं भी सुनना चाहेंगे तो भी सुनेंगे। नहीं, सुनेंगे, आपको सुन हाँ, रहे मतलब सुनिएगा, समात के। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे, तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे, न जाने कैसे है ये मुसाफिर, न रुक रहे न चल रहे। बहुत शुक्रिया। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे। और शेर समाप्त करें। धुआं धुआं ये समा है, आजा कहाँ है, आजा कहाँ है, आजा। धुआं धुआं ये समा है, आजा कहाँ है, आजा कहाँ है, आजा। सितारे अंगड़ाई
कि चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे। और ख़ास तौर पे ये शेर समाप्त करें। उजाले अपनी मोहब्बतों के चुरा न ले जाए, डर रही हूँ। उजाले अपनी मोहब्बतों के चुरा न ले जाए, डर रही हूँ। सुना है जिस दिन से चांद तारे हमारी छत पर टहल रहे। वाह वाह वाह। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे। और ये शेर भी ख़ास तौर पे सुने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़माने वालों न बुझ सकेगा तुम्हारी फूकों से प्यार मेरा। ज़माने वालों न बुझ सकेगा तुम्हारी फूकों से प्यार मेरा। मेरे चरागों के हौसले अब हवा से आगे निकल रहे। वाह 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 वाह। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे। और गज़ल का आखिरी शेर बतौर खास। नई शराबों पे जोर आया, न जाने कैसा ये दौर आया। नई शराबों पे जोर आया, न जाने कैसा ये दौर आया। संभलने वाले बहक रहे हैं, बहकने वाले संभल रहे। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे। कहाँ की मंजिल, कहाँ की रहबर, अच्छा है। आना भरोसा नहीं किसी पर। कहाँ की मंजिल, कहाँ की रहबर, आना भरोसा नहीं किसी पर। जगाने निकले है जो जहाँ को, वो खुद ही नींदों में चल रहे। वाह वाह वाह। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पड़ रहे। न जाने कैसे है ये मुसाफिर, न रुक रहे न चल रहे। ये मोहतरमा अना देलवी साहिबा अपनी एक नुमाइंदा गज़ल के साथ हमारे सामने मौजूद थी। और आज इनसे जो गुफ्तगू हुई उसमें आपने देखा कि एक औरत जो है वो कैसे एक मजबूरी में जिस समत आती है अपनी शायरी को लेकर, लेकिन उसमें वो अपने अंदर इतनी पुख्तगी पैदा करती है कि आज वो मुशायरों में एक नुमाइंदा शायरा की हैसियत से भी शरीक होती है। उसकी कई मजमुए आ चुके हैं और वो ज़िंदगी को अब एक नए सिरे से अपने तौर पर समझ भी रही है और समझा भी रही है। अना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख़ास मुलाकात के लिए। आप इसमें आई और हमारे नाज़रीन से मुखातब हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।